तो आज हम फ्यूचर वेडनेसडे में जानेंगे कि फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल कैसे काम करता है और ये इतना मैटर क्यों करता है। अगर हम इंट्रो की बात करें तो जो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल होता है वो स्मार्ट वे है कंट्रोल करने को, मोटर की जो है मोशन को, ठीक है। जिससे मोटर जो है वो स्मूथली रन करती है, क्वाइटली रन करती है और मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये यूज़ होता है रोबोटिक आर्म्स में, इलेक्ट्रिकल कार्स में, ड्रोन्स में और नेक्स्ट जेन 3D प्रिंटर्स में। यानी कि अगर आपको कोई भी स्मूथ काम करना है, कोई भी एफिशिएंट काम करना है, ठीक है, जर्क ना हो उनमें, मोटर आपकी जर्क ना करे, आपका सिस्टम अच्छे से काम करे, स्मूथली काम करे, तो FOC ज़रूरी है। तो मैंने 6 पार्ट में बांटा है इस वीडियो को। पहले हम बात करेंगे कि मोटर क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि हम FOC से क्या करवाना चाहते हैं, देन हम कंट्रोलर के बारे में जानेंगे, देन हम हार्डवेयर की बात करेंगे, देन हम FOC को जानेंगे कि वो क्यों बेटर है और ये कैसे रिप्लेस कर सकता है स्टेपर मोटर को। तो जो मोटर होती है, ठीक है, क्या होती है, जैसे हम कौन सी मोटर की बात कर रहे हैं, हम BLDC मोटर और परमानेंट AC मोटर और AC मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 3 कॉइल्स हो, A B C, जो जनरली AC मोटर में होती है, इंडक्शन मोटर कह लो आप, ठीक है। और रोटर जो होता है, रोटर में आपका परमानेंट मैग्नेट हो, ठीक है, आपका जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसमें मैग्नेट होने चाहिए। और अगर आपको मोटर को स्पिन करना है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जो पुल करेगी रोटर को स्मूथली। ये बेसिक रनिंग या फिर फंक्शनिंग आप कह सकते हैं। और अगर आपको गुड कंट्रोल चाहिए मोटर के ऊपर, ठीक है, आपकी मोटर कम वाइब्रेट करे, कम पावर वेस्ट हो, ठीक है, नॉइस कम पैदा करे, तो FOC ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये हम क्या करवाना चाहते हैं इससे, बेसिकली FOC करता क्या है कि वो अलाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, किसको, जो हमारा स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर को रोटर से परफेक्टली अलाइन करके रखता है हर टाइम। स्टेटर जो है वो बाहर का हिस्सा होता है जो आपकी कोइल्स हैं, ठीक है, और रोटर होता है जो एक्चुअली घूमता है। तो ये स्टेटर और रोटर को अलाइन करके रखता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को और रोटर को, मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करके रखता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है और मोटर जर्क नहीं करती। और करने के लिए ये ट्रांसफॉर्म करता है 3 फेज मोटर करंट को सिंपलर जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं IQ और ID, ठीक है, ये दो हम लेके चलेंगे। IQ से जो है वो टॉर्क संभालते हैं, ठीक है, टॉर्क की जितनी भी होगी, और ID से हम कंट्रोल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ये दो ही ज़रूरी है, यानी कि टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को कंट्रोल करके ही हम FOC को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो है दो ही वैल्यूज़ को हम कंट्रोल करते हैं, तीसरी वैल्यू को क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें A B और C होती है, ठीक है, 3 कोयल है, लेकिन हम सिर्फ दो ही कोयल को कहेंगे, कैलकुलेट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे, तीसरी को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि तीसरी हम प्रिडिक्ट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, क्योंकि 120 डिग्री के उस एंगल पे होती है ये। तो अगर आप दो को प्रिडिक्ट कर लेंगे तो तीसरी को अपने आप ही आप एस्टिमेट लगा के उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, आपको तीसरी की करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोलर क्या करता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये इसमें भी मैंने स्टेप में बांट दिया है कि पहला स्टेप है कि हम अभी पहले, सबसे पहले, कि रोटर करंट पोजीशन क्या है, ठीक है, रोटर अभी कहाँ है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। और ये परफॉर्म होता है मैथ से और सेंसर की मदद से। इन दोनों की मदद से हम रोटर की करंट, रोटर कहाँ है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ठीक है। और आपको एक्चुअल में सेंसर की ज़रूरत भी नहीं होती, आप सिर्फ मैथ से भी काम चला सकते हैं अगर आपको सस्ते में काम चलाना है तो, ठीक है। तो कंट्रोलर फाइंड करता है कि रोटर का एंगल क्या है, ठीक है, और कितना हमें पुश करना पड़ेगा रोटर को, ये सब पहले स्टेप में फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, मैथमेटिकली। देन मेज़र करते हैं करंट,
ठीक है, कि जो फेज़ ए बी और सी है, जो कोयल ए बी और सी है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। देन कन्वर्ट करते हैं थ्री फेज जो करंट है उसको टू डी करंट में। मैंने राइट साइड में लगाया भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि तीन फेज है, येलो ब्लू और रेड। उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकली दो फेज में, और हम दो फेज पे ही चलेंगे, ठीक है, इस पूरी फंक्शनिंग में, क्योंकि तीसरे को हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, और हम ये सब करते कैसे हैं, मतलब तीन फेज को दो फेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका हम करते हैं क्लार्क ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, ये एक तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिससे हम कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है ये, इसमें हम अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी जो था, ए और बी को हम अल्फ़ा और बीटा मान के इक्वेशंस में डालते हैं। ये जो है एक मैथमेटिकल मेथड है, और इसमें हम तीन फेस ए बी सी को कन्वर्ट करते हैं ऑर्थोगोनल, यानी कि 90 डिग्री शिफ्टेड जो है स्टेशनरी फॉर्म में। ठीक है, स्टेशनरी फॉर्म यानी कि अल्फ़ा बीटा। आखिर क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली हम इसको ईजियर वे में कैलकुलेट कर सकें। बेसिकली हमें तीन फेज का ताम झाम नहीं चाहिए, हमें दो फेज चाहिए जो मैथमेटिकली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स दो पे ही चलती है। एंड क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं पार्क ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है स्टेशनरी अल्फ़ा बीटा को, जो फ्रेमवर्क है उसको, रोटेटिंग पार्ट में, यानी कि डी और क्यू में, जो डी और क्यू फ्रेमवर्क में, जो कि और ज़्यादा सिंपलर होता है। सिंपलर तो है ही, साथ में रोटेटिंग एंगल भी आ जाता है, यानी कि मैग्न जो ये फील्ड्स हैं वो रोटेट किस एंगल पे कर रही हैं। और हम इसमें जो है ज़ीरो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि अगर हमें तीन फेज सिस्टम को बैलेंस कर, ये यूज़ होता है थ्री फेज सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो है ज़ीरो सीक्वेंस होता है, यानी कि कंपोनेंट इसमें ज़ीरो होते हैं। देन पार्क ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है आई डी, जो फील्ड कंट्रोल को कंट्रोल करता है, और आई क्यू जो टॉर्क को कंट्रोल करता है। देन जो पार्क ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता क्या है, वो उसकी सीधी सी है डी क्यू और ज़ीरो। ये मतलब मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीन फेज जो है वो टाइम वेरिंग सिस्टम होता है जो ए बी सी फ्रेमवर्क में होता है, जबकि टू फेज जो होता है अब वो है रोटेटिंग सिस्टम होता है, जो डी क्यू ज़ीरो फ्रेमवर्क में होता है, जो पार्क ट्रांसफॉर्मेशन से इन दी एंड लगाते हैं। यानी कि पहले हमने क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, देन हमने पार्क ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, और इन दी एंड हमें क्या मिला, टू फेज रोटेटिंग जो है सिस्टम। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेमवर्क। और ये जो है कन्वर्ट करता है सिस्टम, ये जो जितना भी हमने प्रोसेस किया ये कन्वर्ट करता है सिनुसोडे सिनुसोसाइ सिनुसाइडल सिनुसोइडल जो वेव फॉर्म है, यानी कि जो वेव फॉर्म हम जनरली देखते हैं ऊपर नीचे, इसको डीसी वैल्यू में, डीसी वैल्यू आप देख सकते हैं राइट में है कि दो लाइन है। ठीक है, पहले हमने क्लार्क लगाया, क्लार्क ने तीन फेज को दो फेज में कन्वर्ट किया, देन दो फेज को हमने कन्वर्ट करा डीसी फॉर्म में, यानी कि दो लाइन जाती हुई दिखेंगी आपको, वो डीसी फॉर्म है। डीसी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि वो इजी टू कंट्रोल होता है, डीसी जो है इजी टू कंट्रोल होता है, इसलिए हमने उसको डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जो स्टेप 5 है, अब मेरी आवाज़ ही बदल गई, वो रन करता है पीआई या पाई कंट्रोलर, यानी कि जितने भी हो गए रेस्पबेरी पाई या फिर एम ए टी लैब सीमूलिंक, इन ये दो जो होते हैं इनका यूज़ करके, ये एक तरीके के कंट्रोलर होते हैं, इनका यूज़ करके हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट, ये किस चीज़ का, करंट का और पास्ट एरर का, यानी कि एरर कम होंगे और करंट कितना चाहिए कैसा चाहिए वो सब फाइंड आउट होगा। ये क्यों यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। ठीक है, देन स्टेप 6 में हम कन्वर्ट करेंगे टू डी वोल्टेज में दोबारा से। ठीक है, पहले हमने डीसी में कन्वर्ट किया ताकि हम कैलकुलेट कर सकें और हम फाइंड आउट कर सकें जो भी हमें मैथमेटिकली फाइंड करना है और कंट्रोल करना है। जब हमने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, हमने सब कुछ वोल्टेज वगैरह और करंट वगैरह कंट्रोल कर लिया है,
तो हम उसको दोबारा से 2D वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे इन्वर्स स्पार्क का यूज़ करके, इन्वर्स स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। ठीक है, ये भी एक तरीके की कह सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। और ये कंट्रोलर में होता है सब कुछ। ठीक है, तो हमें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इनिशियली करते हैं ये सब चीज़ें। ये कन्वर्ट करता है रोटेटिंग डी क्यू को स्टेशनरी डी क्यू में, यानी कि अल्फ़ा और बीटा में। और कंपोनेंट यूजिंग एंगल, ठीक है, कंपोनेंट एंगल का भी इसमें यूज़ होता है। तो दो फेज़ वोल्टेज जो वी अल्फ़ा और वी बीटा में हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जितना भी हमने जो भी कैलकुलेशन की है। और इसकी दो इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसके बाद जो है सेंस कर पाएंगे जो रियल जो मोटर की कोइल्स हैं उनके बारे में अब हमें सब कुछ पता चल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। ठीक है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, तो हम अब उसको अलाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो स्टेप 7 में हम क्रिएट करेंगे एक्चुअल 3 फेज ड्राइव सिग्नल जो एस पी डब्ल्यू एम से होता है। ठीक है, स्पेस वेक्टर पी डब्ल्यू एम का मतलब होता है पल्स विड्थ मैनिपुलेटर। इसमें क्या होता है कि हम जो पल्स होती हैं उसकी विड्थ को घटाते हैं बढ़ाते हैं ताकि हम कितनी परसेंटेज एनर्जी देनी है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, टर्न्स करते हैं वी अल्फ़ा एंड वी बीटा को स्मूदर 3 फेज वोल्टेज वेव फॉर्म में। यानी कि हमने पहले 3 फेज जो वोल्टेज थी उसको कन्वर्ट किया टू में, टू से डीसी में, डीसी से फिर से टू, जो 2D टू सिग्नल्स थे, फिर 3 फेज में। ठीक है, 2 फेज से फिर से 3 फेज में आ गए हम। ये सब इतनी हमने करी क्यों है, ताकि हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, कंट्रोलर ऐसे ही काम करता है। और ये यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी पी डब्ल्यू एम का। ठीक है, एग्जांपल 25 kHz के। और स्टेप 8 में हम ड्राइव मोसफेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो हैं कंट्रोल्ड होते हैं बाई पेयर ऑफ मोसफेट्स हाफ ब्रिज से। ठीक है, टू स्विचेस इन सीरीज होते हैं मोसफेट्स में, जो सिग्नल डायरेक्शन ऑफ एच ब्रिज और डीसी कंट्रोलर होता है। ठीक है, ये दो होते हैं इसमें। अलाउ करता है डीसी मोटर को रन करने में एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हम रन कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो वोल्टेज है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं डीसी मोटर की, डायरेक्शन और कितनी वोल्टेज जा रही है। देन पार्ट 4 की बात करें, जो पूरी वीडियो का पार्ट 4 था, कि हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें यूज़ होता है SiC मोसफेट्स का। ठीक है, ये एक तरीके के स्विच होते हैं जो बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, भी इसमें कोई भी फिजिकल स्विच नहीं होता। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा करंट को परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं। और ये हाई स्पीड PWM अगर आपको करना है, पल्स विड्थ मैनिपुलेशन करना है, तो ये ही काम आएंगे रोबोटिक्स में और लो हीट लूस में, यानी कि हीट इसमें इतनी ज़्यादा नहीं निकलती। देन माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो STM32F413 का यूज़ कर सकते हैं, जो रन कर सकता है कंट्रोल लूप्स ईजिली और कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन, जितनी भी हमने मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी वो ये रन कर सकता है। ठीक है, और रीड कर सकता है ADC, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल वैल्यूज़ को जनरेट करता है PWM सिग्नल। यानी कि मोसफेट जो है वो कह सकते हैं कि यूज़ करता है PWM का, और ये जनरेट करता है PWM सिग्नल को, यानी कि कंट्रोल करता है एक तरीके से। और थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो है पर सेकंड हमें ये जो है रन कर कंट्रोल कर सकता है किसी सिस्टम को। पार्ट 5 में अगर हम बात करें कि FOC क्यों बेटर है अपने मतलब स्टेपर मोटर से, और क्यों बेटर बना देता है किसी भी मोटर को, BLDC मोटर को या फिर परमानेंट AC मोटर को। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ कर देता है मोटर की रनिंग, क्वाइट कर देता है, और हीट भी इतनी ज़्यादा नहीं निकलती मोटर में से। ठीक है, तो एफिशिएंट बना देता है काफ़ी ज़्यादा, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होगी। और ये जो है वो
कम स्पीड में भी सही से काम करता है और हाई टॉर्क प्रोवाइड करने में काम आता है। जैसे कि आई क्यू जो था वो टॉर्क का ही वेरिएबल था, तो उस वेरिएबल को कंट्रोल करके हम टॉर्क को भी बढ़ा या घटा सकते हैं मोटर में। तो अगर हमें हाई प्रिसीजन मोटर चाहिए रोबोट्स में, सीएनसी मशीन में, 3D प्रिंटर्स में, ड्रोन्स में, या फिर जो एक तरीके से हम वो होता है क्या कहते हैं उसको, रीजनरेशन। ठीक है, किसी भी कार में या फिर टू व्हीलर में रीजनरेशन होता है, जब हम ब्रेक मारते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है बैटरी में। तो वो कैसे होता है, एफओसी से। पार्ट 6 में हम बात करेंगे ये स्टेपर मोटर को क्यों रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेपर मोटर नॉइसी होती है, वाइब्रेट करती है, और अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे नट लूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने कनेक्शन वेल्ड बनाया है वो टाइम के साथ लूज़ हो जाएगा, और टॉर्क भी जल्दी से लूज़ कर सकती है स्टेपर मोटर, तो टॉर्क भी इतना ज़्यादा नहीं देती, और कैन मतलब स्लिप कर जाती है। मेजर काज इसका यही है कि आप एसी या डीसी मोटर को स्लिप होने से बचा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलाइन रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बेसिकली ये स्लिप होने से बचाती है। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।